Hello, dear champs. How are you all? Welcome back to all of you in our nanometer classes. तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जाहिर सी बात है ये आपको ऑलरेडी पता ही है, सूक्ष्म जीव यानी कि सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटे, यानी माइक्रो को हिंदी में कहा जाए तो सूक्ष्म कह दिया जाता है। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? तो हम इसके बारे में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो लेवल के जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, उनके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विद अ नेक्ड आई। बेटा नेक्ड आई का मतलब आम आंखें, जैसे हमारी आंखें होती है ना, इन्हें कहते हैं नेक्ड आई, नॉर्मल आइज, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक आई क्या होती है? जो माइक्रोस्कोप से हेल्प की वजह से हम देख पाते हैं, यानी विदाउट माइक्रोस्कोप हमारी जो आई है इसे नेक्ड आई कहा जाता है। ओके, दे कैन बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, यानी कि वो चीज़ें जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखी जाएंगी, उसकी हेल्प के बिना नहीं देखी जाएंगी, उनको ही हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर आम भाषा में माइक्रोब्स। आम भाषा मतलब जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, साइंस की। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस एंड ग्रो ऑन अ ब्रेड। आप ब्रेड खाते हो ना, आप घर में देखना, अगर आपके घर में ब्रेड आप खाते हो, जब एक ब्रेड का टुकड़ा उठा के रख देना, मैं ये नहीं कह रहा पूरी ब्रेड उठा के रख देना, एक छोटा सा टुकड़ा एक स्लाइस का काट के रख देना, 3-4 दिन के बाद वो देखेंगे वाइट कलर की हो जाएगी। रीज़न, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमला कर दिया है, अब वो वाइट कलर की फंगस उसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। आप उसे जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से इतना अच्छा आपको दिखेगा नहीं, बस दिख जाएगा जो भी हल्का फुल्का होगा, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं देख पाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या था? वो जीव जिनको हम माइक्रोस्कोपिक हेल्प से देखते हैं और अपनी नेकड आई से नहीं देख पाते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस द डील विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो किससे डील करती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के साथ, ठीक है, उसे हम बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए इसमें इसके जनक यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? एंटोनी, राइट। तो हमारे एंटोनी साहब जो थे, ये हमारे क्या थे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है? और आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब देखो स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या हो गया? जिस्ट यानी साइंटिस्ट हु स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, यानी कि उस स्टडी को करने वाले व्यक्ति को हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको सारी बात क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो देखो बेटा, मेनली 4 ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन आपको मेंशन कराई जा रही है फिलहाल। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। ये 4 के 4 आपके इसकी क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं, देखिए वायरस क्या होता है। वायरस क्या है? वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक है, यानी ये भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा, इसके अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं ऐसी। ऐसा नहीं है ना कि वायरस को आप देख लेंगे। अब कोरोना का वायरस आया था, दिख रहा था किसी को नहीं दिख रहा था, जो टच कर रहा था उसे कोरोना होता जा रहा था। तो ये भी माइक्रोस्कोप के अंदर ही स्टडी किया जाता है, ठीक है। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये वायरस जो होता है ना, ये टोटली दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। क्लियर है? दे हाउएवर प्रोड्यूस वन ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब बेटा ये क्या करते हैं? ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? होस्ट के इनसाइड में जाके। होस्ट क्या हो गया? चलो अब आपको ये सारी चीज़ मैं आम भाषा में समझाता हूँ। कोरोना हुआ था, ठीक है, और हम कह रहे थे ना भी, जिस चीज़ के ऊपर कोरोना वाला बंदा टच कर देगा, उस चीज़ को 10-12 घंटे तक मत छूना, तो कोरोना फैलेगा नहीं। रीज़न, कोरोना का जो वायरस था, वायरस जो होता है ये लिविंग बींग्स के अंदर जाके ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है और जिंदा रह पाता है। अगर वायरस किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा तो बेटा वो कभी भी अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। डेट्स इट, यही इसका मतलब है। यानी जैसे कोरोना का वायरस हमारे अंदर एंटर हुआ था, तो हमारे अंदर उसे सेल्स मिले, कई तरीके की खाने पीने की चीज़ें मिली हमारे अंदर, ठीक है, उसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करता गया।
बट अगर हमने थूक देते, जैसे कोरोना का वायरस थूक में भी होता है, तो थूक दिया, वो ज़मीन पे गिर गया और 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे तक उसको किसी ने टच नहीं किया, तो वो थूक वहीं पे पड़ा-पड़ा क्या हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी वायरस है सारा का सारा डेड हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है आम माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से, बिकॉज़ वायरस जो होता है ये सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए एक सेल यानी होस्ट जो होस्ट क्या है, जिसके ऊपर ये रहता है, ठीक है? होस्ट क्या है? ये खुद एक होस्ट है जिसके ऊपर ये रहेगा, किसके? सेल के ऊपर रहेगा, ओके? आगे पढ़ते हैं। देखिए, विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो ये कहीं पे भी रह सकता है, प्लांट के ऊपर भी रह सकता है, एनिमल के ऊपर भी रह सकता है, ओके। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाय द वायरस। अब देखिए कॉमनली क्या होता है, कोल्ड हो जाता है यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, है ना? देखा होगा ना आपने, ये सारी चीज़ें वायरस के थ्रू ही होती हैं, ठीक है? आपको खांसी हो रही है, जैसे अभी मैं खांसा था ना थोड़ी देर पहले, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी कोई ना खांसी का वायरस हुआ होगा, इसलिए मैं खांसा हूँगा, ओके? तो खांसी, जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर ये सभी वायरस के थ्रू ही होते हैं और कोई कारण नहीं रहता है इनका होने का। सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। पोलियो आपको पता ही होगा। जितने भी बच्चे या जितने भी लोग अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इन सब के पोलियो की वैक्सीन लगी हुई है। मेरे भी लगी हुई है भई, मैं खुद भी लगवा के बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तो पोलियो की वैक्सीन और चिकन पॉक्स की वैक्सीन। चिकन पॉक्स आपको पता ही होगा, वो चेचक कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो माता निकल गई, दाने से निकल जाते हैं बॉडी पे, उसे चिकन पॉक्स कहते हैं। तो ये दोनों बीमारियाँ वायरस की वजह से ही होती हैं, ठीक है बच्चों? और ये फैलती हैं। ज़ाहिर-सी बात है। पोलियो नहीं फैलता, पोलियो ऐसे टचिंग से नहीं फैलता, लेकिन ये वायरस है, इससे बच के रहना चाहिए। कोई कुछ वायरस कम्युनिकेबल भी होते हैं। आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द वायरस, सम ऑफ द वायरस आर नोन एज़ द शो इन अ फिगर, सॉरी। तो देखिए नीचे आपको वायरसेस भी आपको दिखेंगे फिगर्स में जाके, अगर आप देखेंगे। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं आगे-आगे। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कोविड-19 का, जिसका हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है। देखो, कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, इट इज़ द इन्फेक्शन डिसीज़ कॉज्ड by the most recently discovered coronavirus. This new virus and disease were unknown before the outbreak began in, ये वुहान, वुहान क्या थी, वो शहर था वुहान, सिटी ऑफ चाइना, जहाँ पे से ये इसकी शुरुआत हुई थी इन दिसंबर 2019, और इसी वजह से इसको कोविड-19 का नाम दिया गया, क्योंकि 2019 में ही आया था, ठीक है? इज़ नाउ अ पैंडेमिक अफेक्टिंग मैनी कंट्रीज ग्लोबली, और आज की तारीख में ये पैंडेमिक हो चुकी है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन हो चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, दर्दनाक, मौतनाक, खौफनाक, ठीक है? और पूरी कंट्री ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्ब हुई पड़ी है इससे। फॉर द फिगर ऑफ कोरोना वायरस सी द पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 पे आपको कोरोना की फिगर दिखेगी। ये देखिए आप नीचे आके, देखो ये कोरोना ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बॉल है, वो बॉल के ऊपर छोटे-छोटे पेड़ खड़े हैं, कलरफुल, रेड कलर के, ब्लू कलर के और ऑरेंज कलर के, येलो कलर के, ठीक है? तो यही होता है कोरोना वायरस, ठीक है? तो चलिए हम वापस चलते हैं। पैंडेमिक क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। पैंडेमिक इज़ द ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ डिसीज़, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, पूरी अर्थ पे जब खतरा मंडराता है ना, उसे पैंडेमिक कहते हैं, ओके? चलिए, डिजीज़ लाइक डायसेंट्री, मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। अब बेटा डायसेंट्री क्या होता है? ये भी एक डिजीज़ होता है डायसेंट्री। अब आपने नॉर्मली देखा होगा ना, भई पेट खराब हो गया, आम भाषा में पॉटी लग गई, है ना? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रही, पतली-पतली पॉटी आ रही, उसको हम क्या कहते हैं? डायसेंट्री कहते हैं। अब ये डायसेंट्री कैसे होती है? ये डायसेंट्री भी तो एक वायरस की वजह से हो रही है, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है, ठीक है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है? और मलेरिया, ये सब, मलेरिया भी प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, अब ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? टीबी, ठीक है? ये बीमारियाँ सारी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही हो सकती हैं और होती हैं, हो सकती नहीं, होती हैं। आप नीचे देख लीजिए, अलग-अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है एंड बाकी आप सभी फ़ोटोज़ के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक के साथ मैच कीजिए। आपकी बुक में इसमें से कौन-कौन सी फ़ोटो दी हुई है। ये कोरोना के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? सम ऑफ द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कोरोना की फ़ोटो आपने वैसे भी टीवी पे बहुत बार देख ली होगी पिछले 2-3 सालों में। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि कहाँ रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? चलिए पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ए सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। सिंगल सेल मतलब कि इसका एक ही सेल होता है, ये मल्टीपल सेल से नहीं बनता, ओके? सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और ए मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे एक लाइन और आगे मिक्स करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लियर है? यानी कि
मोस्टली ये सिंगल सेल पाए जाएंगे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट कुछ हद तक जो एल्गी एंड प्रोटोजोआ है, ये कुछ कुछ ऐसी इनकी बिरादरियाँ मिलती हैं, ऐसे इनकी स्पीशीज मिलती हैं जो कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल होते हैं उसमें। ओके, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगाई दे लिव्ड इन ऑल टाइप ऑफ द एनवायरमेंट्स, यानी कि कुछ एल्गी और फंगाई ऐसी होती हैं, ये हर तरीके की एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती हैं, इनको कोई डर ही नहीं है, किसी का खौफ ही नहीं है। ओके, अब देखते हैं, रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड। अब देखिए क्या कहता है, वो कहता है चाहे बेअंतहा बर्फ़ पड़ रही हो, या बेअंतहा गर्मी हो रही हो, या गर्म स्प्रिंग चल रहा हो, स्प्रिंग सीजन चल रहा हो, या डेजर्ट्स हो, कोई ऐसा भी एरिया हो, ये हर जगह पे कुछ वायरसेस होते हैं जो रहते ही रहते हैं, यानी डेड ही नहीं होते। कुछ ये पर्टिकुलर ऐसी होती हैं जो हर जगह जाके ज़िंदा रहते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस है, आप इसी का ही एग्जांपल ले लो, ये पूरी अर्थ पे फैल गया था, ये कहीं तो रुकता, ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में शांत नहीं हुआ था, और ना हुआ है आज तक। आज भी आप देखेंगे ना न्यूज़ खोल के, तो कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस आपको मिलते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, दे ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। अब बेटा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हर जगह पे रहते हैं, हर एनिमल के अंदर रहते हैं। इवन कि आप इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जिंदा हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स के रूप में, कुछ किसी रूप में। एंजाइम क्या करते हैं, आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। चलिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब कुछ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो मज़े से कहीं भी उड़ के जा सकते हैं और बिना दिक्कत के वहीं भी पड़े रहते हैं सालों साल तक। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब देखो, हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बड़ा ही कॉमन सा और बड़ा ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है। इसको एक मिनट के लिए पढ़ते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आप कहेंगे इसने कोरोना लाके पूरी दुनिया दुखी कर दी, लेकिन अब सर जी कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो समझो भाई कैसे करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम ऑफ अदर आर हार्मफुल एंड कॉज अ डिजीज। देखो, कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, उनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कि हमें हार्मफुल करते हैं, हमें डिजीज़ क्रिएट करते हैं। इवन इवन कि अगर उनका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो बंदे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे दोस्त हैं। ठीक है, देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देखो, ये द प्रिपरेशन है, इसके बीच में थोड़ा गैप है, आप डाल लीजिएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन किस चीज़ की, दही की। आप जो दही खाते हो ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही तैयार की है। ठीक है, आप जो ब्रेड खाते हो ना, ये ब्रेड भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही तैयार करा हुआ है। और आप जो ये केक खाते हो ना, फूला फूला सा एकदम, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही तैयार करा है। अब सोचो अगर तीनों में से कोई चीज़ आपको ना मिले तो आपका तो, मैं कहता हूँ हर बच्चा, हर व्यक्ति महीने में एक आधी बार तो दही खाता ही होगा, ब्रेड भी खाता ही होगा, और केक भी कभी ना कभी खाता ही होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसने बनाई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। और जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, दही खा लो, लस्सी पी लो, वो दही से ही बनती है ना। तो देखो बड़े मज़े से, हम बीमार होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें सही भी करते हैं, तो हुए ना हमारे लिए यूज़फुल और हमारे फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। बेटा अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल, अब आप कहेंगे बहुत गंदी चीज़ है दारू, नहीं, अल्कोहल समटाइम्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ होती है। मोस्टली जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें समटाइम्स अल्कोहलिक प्रिपरेशंस का भी यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, तो अल्कोहल बनाने के लिए भी हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है। वो एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, उसके बारे में आपको मैं फ्यूचर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दे आर यूज इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। अब बेटा आप कहोगे कि एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है। भाई है रोल, देखो फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल्स पील। वेजिटेबल पील समझते हो ना, मम्मी ने आलू के छिलके उतारे, ओए राजू जा फेंक क्या। वैसे आजकल राजू नाम नहीं होता, रोहन होता है। राहुल आजकल राजू बन चुका है, राजू रोहन बन चुका है। तो रोहन जब कहता है मम्मी ये छिलके क्या करने हैं, फेंकने जाता है ना डस्टबिन में, दिक्कत आती है। तो जैसे वो छिलके हो गए, ठीक है, रिमेनिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये
ये सारी कौन डाइजेस्ट करता है? आपने छिल के फेंके, आपने कोई फ्रूट खाया, आधा फ्रूट फेंक दिया, आपने कोई भी चीज़, कोई डेड एनिमल पड़ा है सड़क के ऊपर या कहीं पे भी, ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर आते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। वो गलता है, सड़ता है। कैसे गलता सड़ता है? वो ऑटोमेटिकली नहीं गलता सड़ता। वो तभी गलेगा सड़ेगा जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर अटैक करेंगे। और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा बेटा? वो धीरे धीरे उसे खाना शुरू करेंगे, वो गलता सड़ता रहेगा और एक दिन आएगा वहाँ से वो फिनिश ही कर देगा। क्लियर है? वो क्या करते हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड अन सब्सटेंसेबल बाय द बैक्टीरिया। अनयूजेबल बैक्टीरिया क्या होता है? अनयूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया का मतलब क्या हुआ? देखो, वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, बुरी तरीके से उसे ख़त्म करेगा। हार्मलेस तरीका कोई नहीं होगा, यानी कि एकदम तरीके से उसे ख़त्म करके हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो और जो डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वो जो ज़मीन के नीचे डेड बॉडीज़ दफनाई जाती हैं, अब एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं, वो टूट टूट के गिर जाते हैं। तो बेटा ये धीरे धीरे गलते सड़ते, अगर ना गले सड़े, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ना सड़ाए, तो कितने सारे एनिमल्स हो जाएंगे धरती के ऊपर, सड़कों पे पड़े रहेंगे, है ना? और क्या क्या हाल हो जाएगा, कभी कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं होएगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग करते हैं एनवायरनमेंट की। ओके, दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अल्कोहलिक प्रिपरेशंस भी होती हैं, दवाइयों में कई जगह अल्कोहल यूज़ होती है। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि और कौन सी मेडिसिन है, तो और बेटा देखिए, जो हमारी रेबिस की मेडिसिन होती है वो इससे बनती है। जितने हमारे एंटीबायोटिक हैं वो सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं। तो मेडिसिन की भी ज़रूरत में, मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ अभी तक नहीं समझ आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा। ओके, देखो, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती बाड़ी, ठीक है। अब खेती बाड़ी में क्या होता है? वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स करना है। अब जो ये नाइट्रोजन होती है, ये कैसे होती है? एक तो हमारी हवा में भी नाइट्रोजन होती है, और दूसरी नाइट्रोजन हम उसमें डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अब वो भी किस तरीके से चलते हैं? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब देखो, दही बनाना हम भी आपको सिखाएंगे। वैसे आप अपनी मम्मा से पूछिएगा, वो उनको भी आती है अच्छे तरीके से दही और ब्रेड बनाना। अब हम आपको दिखाते हैं कि भी किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से दूध का दही करता है और ब्रेड बनाता है। ब्रेड दही से नहीं बनती, ब्रेड अलग होती है, ठीक है, मैदे से बनती है। वी हैव लर्न दैट अ मिल्क इज टर्न इन टू द कर्ड बाय द बैक्टीरिया। हमने ये बहुत बार पढ़ लिया है, जो मिल्क होता है ना, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कैसे होता है, आइए हम बताएंगे। बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। कर्ड कंटेन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो कर्ड होती है ना, दही, इसे कभी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना, आपको सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भागते दौड़ते हल्ला करते नाचते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ऑफ दीज द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब बेटा, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटायर लाइफ में जब भी आप किसी कंपटीशन में भी जाएंगे, वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है, भाई वो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है? तो आप क्या कहेंगे? लैक्टोबैसिलस। ये ग्रीन कलर में है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, कहीं पे भी अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, भाई ये लैक्टोबैसिलस ही रिस्पॉन्सिबल है दूध को दही में तैयार करने के लिए, ठीक है। इट मल्टीप्लाई इन अ मिल्क टू कन्वर्ट इनटू अ कर्ड। भैया ये बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव स्टेप लेता है कि ये दूध को दही में तैयार कर देता है बना के। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। अब बेटा, जो चीज़ है ना, हाँ, वही वाला चीज़ जो उस पिज़्ज़ा के ऊपर होता है ना, जो पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ होता है, चीज़ बर्गर होता है, ठीक है, चीज़ सैंडविच होता है, वो सारे चीज़ भी बैक्टीरिया ही बनाता है। और खाते हो ना, वो लंबा सा चीज़ बनता है, चीज़। पिकल्स, हाँ बेटा, पिकल्स क्या होते हैं? अचार, जो परोंठे के साथ, आलू के परोंठे के साथ चलता है ना आपके घरों में, मैं भी खाता हूँ डेफिनेटली। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। एंड अदर मैनी फूड आइटम्स एंड लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर इन अवर सराउंडिंग्स की जो हम यूज़ करते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनाई जाती हैं। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक तरीके का आपके पास प्रोडक्ट है, आपके किचन में मिलेगा आपको, वो ब्रेड बनाने के काम आता है, और इसी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिक एक्टिविटी बढ़ती है। आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ अ राइस इडली एंड डोसा बैटर।
अब जो बच्चे डोसा खाते हैं ना, हाय हाय, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं, ठीक है। और इडली कौन नहीं खाता, मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ यार। और जो जो इडली खाता है ना, कमेंट बॉक्स में बताए कौन कौन इडली खाता है, ठीक है। और जिनके घरों में इडली बनती है उन्हें पता ही है भाई ये ईस्ट का क्या रोल होता है उसमें, ठीक है। तो हमारी इडली डोसे का बैटर ये भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिक एक्टिविटी से ही बनते हैं। ओके। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ईस्ट क्या करती है, ईस्ट हमारे उसमें प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, रेस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, डो क्या होता है, वो जो आटा सा गूंथते हैं ना, मम्मी खाना बनाने से पहले आटा गूंथती है ना, उस आटे के पेड़े को पूरा डो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डो, ठीक है। एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम, अब आप जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे कि अगर वो पेड़ा एक कटोरी में आ जाता है, आपके एक बाउल में आ जाता है ना, छोटी सी कटोरी में, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिक एक्टिविटी होनी है, तो 2-3 घंटे के बाद वो बाउल से निकल के बाहर आ जाएगा, इतना ज़्यादा फूल जाएगा, ठीक है। इंक्रीज कर देगा उसके वॉल्यूम को। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ द ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक अ ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो बेटा जो बेकरीज होती है ना मोस्टली, या जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके केक खाते हो आप, तो केक, पेस्ट्रीज एंड ब्रेड, ये सारी की सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ईस्ट की फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद बनती है। अब देखते हैं कमर्शियल लेवल पे हम कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द कमर्शियल यूज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका। आपके घरों में सिरका है ना, सबके घरों में, मुझे पता है, मूली डबो डबो के खाते हो, सिरके का अचार भी खाते हो, है ना। तो ये सिरका हो गया, अल्कोहल हो गया, वाइन। वाइन एक तरीके का क्या होता है, दारू ही होती है एक तरीके की, ठीक है, जो कि बड़े लोग पीते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। तो yeast is used for the commercial production of the alcohol and the wine. For this purpose, yeast is grown on a natural sugar present in a grain like barley, wheat, rice, क्रश फ्रूट ऑफ जूस। अब देखो वो कहते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ईस्ट की हेल्प से, और इससे ये वाइन, अल्कोहल और विनेगर तैयार किया जाता है। और किस चीज़ों से किया जाता है, देखो चावल के दाने से हो जाता है ये, ठीक है, गेहूँ से हो जाता है, बारले से हो जाता है, और जो पुराने गले सड़े फ्रूट होते हैं ना, उनके साथ भी प्रोसेस्ड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उन फलों से, पुराने गले सड़े फलों से के जूस को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल एंड वाइन में, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। जब ये सारी चीज़ हम पढ़ ही रहे हैं, अल्कोहल कैसे बनती है, दारू कैसे बनती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिक एक्टिविटी से ही बनती है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन उसमें एक सबसे बड़ा प्रोसेस है, इसे पढ़ते हैं। जो हम आपके घर में सिरका यूज़ होता है ना, चाउमीन में डलता है सिरका, आपने देखा होगा, वो भी इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। और ये किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। डिस्कवर द फर्मेंटेशन इन 1857। बेटा फर्मेंटेशन की सिर्फ पूछता है वो आपसे डेफिनेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन क्या चीज़ है, कैसे नहीं है। तो फर्मेंटेशन के बारे में बस आप यही लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू अ अल्कोहल बाय द ईस्ट इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। और किसने बनाया था, कब डिस्कवर किया था, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज का, लुइस पास्चर ने किया था 1857 में। अब मेडिसिनल यूज़ देखेंगे बेटा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, क्या होता है हमारी लाइफ में। फ्रेंडली पढ़ रहे हैं ना, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो मेडिसिनल यूज़ तो आएंगे ही। वेन एवर वी फॉल इल, जब भी हम बीमार होते हैं, द डॉक्टर में गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस सच एज अ पेंसिलिन। अब बेटा जब भी हम बीमार होंगे, डॉक्टर हमारा इंजेक्शन भी लगाता है, दवाई भी देता है, टैबलेट भी देता है, कैप्सूल भी देता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक इन्वेंट हुआ था, उसका नाम था पेंसिलिन, ठीक है। तो ये पेंसिलिन भी कैसे बना था, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से ही बना था। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब देखो जो भी मेडिसिन हमारे खाने की होती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तैयार की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। दीज डेज अ नंबर ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड from bacteria and fungi like streptomycin, tetracycline, erythromycin are some of the commonly known as the antibiotics which are made for fungi and bacteria। अब आप कहेंगे सर स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन क्या चीज़ें हैं ये। देखो बेटो जब आपको कोरोना का प्रॉब्लम फेस करा हमारे पूरी कंट्री ने, पूरे एंटायर अर्थ ने, उस वक्त एरिथ्रोमाइसिन ने ही हम सभी लोगों की जान बचाई।
डोलो के साथ खाते थे। टेट्रासाइक्लिन इसका एक पुराना वर्जन है और सबसे पुराना वर्जन कौन था? स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। तो ये इनकी अब टाइप्स ऑफ जनरेशंस हैं, ठीक है। आप अपनी हायर क्लासेस में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। The antibiotics are manufactured by the growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। अब देखो जो भी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये कई तरीके से ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को, अलग अलग बीमारियों में यूज़ किए जाते हैं। ओके, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। अब बेटा ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना इन्हें फीड में भी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और ये पोल्ट्री फार्म जो बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म होते हैं जिन्होंने लाइफ स्टॉक क्या होता है गाय भैंस के खाने का चारा, उसमें भी मिक्स किया जाता है, ठीक है। और कईयों ने अगर आप में से किसी ने घर पे अपने डॉग्स वगैरह रखे हुए हैं तो आप अपने डॉग्स को भी देखो, डॉक्टर कोई ना कोई ऐसी दवाई देता ज़रूर है जिससे कि वो मौसम के बदलाव के साथ बीमार ना हो, ठीक है। तो जो मेरे बच्चे अपने घरों में जानवर पालते हैं तो उन्हें इस बारे में पता है कि जैसे मौसम बदलता है उनके जानवरों की तबीयत ना खराब हो जाए तो उनको भी कोई ना कोई ऐसी दवाई खाने में मिक्स करके दी जाती है। अच्छा, कोई बच्चे ने अगर जानवर पाला है तो वो मुझे बताए कौन-सा जानवर उनके घर पे है और वो कौन-कौन सी दवाई अपने जानवरों को देते हैं, ठीक है? ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों, बिकॉज़ हम आज पूरा ही माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कवर करेंगे, तो माइट भी आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए, लेक्चर को पूरा सुन के जाना चाहिए। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? भैया जब भी आप एंटीबायोटिक खा रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है? एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। भैया किसी की डॉक्टर की मर्ज़ी के बिना नहीं खानी है दवाई कभी भी लाइफ में, याद रखना। जो भी दवाई खाओगे डॉक्टर से पूछ के ही खाना, भैया खा लें। ऑल्सो वी मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और अगर डॉक्टर हमें कह देना भी खा लो तो डॉक्टर से पूछो भैया कितने दिन खानी है। ये ना हो डॉक्टर ने आपको बोली थी 6 दिन खाने के लिए, आपने 2 दिन खाई और छोड़ दी, तो उसे 6 दिन के लिए ही खानी है। ओके, इफ़ वी टेक एंटीबायोटिक्स when not needed or in a wrong dose, it may be make a drug less effective when we might need it in a future। भैया देखो, अगर हमें ज़रूरत है हम तभी खाएं, और हमने गलती से अगर खा ली है और हमें ज़रूरत नहीं थी तो हो सकता है आने वाले टाइम में जब हम उस ड्रग को लें खाएं, जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो उसका कोई इफेक्ट ही ना हो हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई दवाई खा ली, आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, अब वो आपकी बॉडी में जाके क्या होगी, रजिस्ट हो गई। अब फ्यूचर में जब आप उसे खाएँगे, जब आप बीमार होंगे तो वो असर ही नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी बॉडी में थी और उसी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने आके हमला कर दिया और वो जीत गए। अब उनको बड़ी दवाई खानी पड़ेगी, कोई अगले लेवल की जनरेशन की दवाई। तो ये बातें हैं बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड, आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, बट आप अभी ये वही सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाओ, उसको पता है आपको क्या देना है, ठीक है? आप खुद डॉक्टर मत बनिएगा। कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ ली और हम बन गए डॉक्टर, ठीक है? मैं ऐसा नहीं करना, ठीक है अच्छे बच्चों? एंटीबायोटिक यूजुअली target the bacteria. Most of the bacterial diseases are treated with the antibiotics. Antibiotics, however, are not effectively against cold, flu, and these are caused by the viruses। अब देखो सबसे बड़ी लाइन आपको पढ़ने को मिल गई है कि कहता है भी जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, और इन्हें हम एंटी बैक्टीरियल यानी कि एंटीबायोटिक से कूल डाउन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लास्ट में कहता है हाउएवर आर मोस्ट इफेक्टिवली अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू, दीज आर कॉज बाय किससे, वायरस से। कह रहा है नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, यानी कि आपको जब खांसी होती है, आपने कभी नोटिस किया खांसी होगी, जुकाम हो गया, तो आप एक दिन गोली खाते हो ठीक नहीं होते, 2 दिन गोली खाते हो ठीक नहीं होते, 6-7 दिन तक गोली खाते रहते हो तब जाके ठीक होते हो। रियलिटी क्या है, वो एक वायरस है और हम एंटीबायोटिक्स खा के उसे सही करना चाह रहे हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो ना आप? हम वायरस को एंटीबायोटिक खा के सही करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा सही होने में, एकदम सही नहीं हो जाओगे, ठीक है? और वो जो दवाई होती है ना डॉक्टर देता है, वो उस वायरस को कूल डाउन करने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए देता है, आपकी इम्यूनिटी को बचाने के लिए देता है। वायरस की एक्टिविटी 5-7 दिन में खत्म हो ही जाएगी, लेकिन आपकी भी तो बॉडी की एक्टिविटी रहनी चाहिए ना, इसलिए आपको दवाई देनी ज़रूरी होती है। अभी से पढ़ के आप ये मत कहना डॉक्टर को, डॉक्टर अंकल मेरे को तो वायरस घुसा है और आप मुझे बैक्टीरियल दे रहे हो। बैक्टीरिया इसलिए दे रहे हैं कि बॉडी में हार्म ना हो जाए कोई, ठीक है? वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। अच्छा, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन क्या होता है? अमूमन सबके लगी हुई है आपके घर में, चाहे आपके लगी है नहीं लगी आई डोंट नो, लेकिन सबके बड़ों के बच्चों के लग चुकी है जिनके कोरोना की बीमारी के दौरान सबको लगी थी, ठीक है। तो इंजेक्शन वगैरह हम कहते हैं वैक्सीनेशन। ओके बच्चों, तो चलिए, व्हेन अ डिजीज कैरिंग microbes enter our body, the body produce antibodies to fight
अब जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटर करता है तो हमारी बॉडीज़ क्या करती हैं, डिजीज़ से लड़ती हैं, उनके खिलाफ लड़ती हैं, ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ वी एंटर अगेन। अब भैया बॉडी को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, अभी दोबारा से अगर मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसेगा तो मुझे कैसे एक्शन लेना है, ठीक है। इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी, the body fight and kills the bacteria by producing a suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbe forever. This is how vaccine works. Several times, including the cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by the vaccination. अब बेटा देखो, हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई बैक्टीरिया घुसता है तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं कैसे ओवरकम करना है। और समटाइम्स क्या होता है कि इतनी लड़ाई ज़्यादा तगड़ी हो जाती है कि हमें वैक्सीनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली देखो कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि वैक्सीनेशंस के बिना सही नहीं हो पाती। तो इस वक्त हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन ऑफ स्मॉलपॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर इज कंसिडर अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यून सिस्टम, आपका इम्यूनिटी, कितनी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है इन बीमारियों से लड़ने की। तो आगे हम पढ़ते हैं वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन इज अ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पैथोजन विच इज इंजेक्टेड into human. The vaccine is biological preparation of that provide the active acquired amino to particular infection diseases. A vaccine typically contain a agent that resemble a disease causing microorganism and is often made for the weaken and the kill from the microbes. Its toxin और वन ऑफ द सरफेस प्रोटीन। अब देखो बेटा, वैक्सीन बेसिकली करती है कि हमारी बॉडी में जाते जो भी हमारे अंदर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या फिर जो भी हमारे अनहेल्दी या हमारे अगेंस्ट वायरसेस हमारी बॉडी में होते हैं, उनके अगेंस्ट ये काम करती है, उनसे लड़ाई करती है। अंदर एक युद्ध चलता है, ठीक है, जैसे विश्व युद्ध चलता है ना, विश्व युद्ध 2 हो चुके हैं ऑलरेडी और कंट्री में 2 लोगों में लड़ाई होती है, वैसे ही लड़ाई हमारी बॉडी में चलती है और ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बचाता है। पोलियो ड्रॉप गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। आपके मुंह में 2 बूंद ज़िंदगी की सबके डली हुई है, वो 2 बूंदें डालते हैं ना पोलियो की, वो एक तरीके की वैक्सीन ही है, ओके। वैक्सीनेशन क्या है फिर? अ प्रोसेस इन व्हिच द वैक्सीन इज गिवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिसीज। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि आपको इंजेक्शन दिया जाता है, पोलियो की ड्रॉप दी जाती है कि आपकी बॉडी इम्यून हो जाए और डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ सके। The term vaccination and vaccine and vaccination is derived from the variole vaccine smallpox of the cow। तो बेटा ये कहाँ से आई है? ये स्मॉलपॉक्स से आई है जो कि काउ से होता है। इंक्रीजिंग ए सॉइल फर्टिलिटी, नेक्स्ट यूज देखते हैं। अब सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? बेटा ये भी हमारे किसकी वजह से होती है? ये भी हमारी माइक्रो बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज होती है। सम बैक्टीरिया are able to fix the nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with the nitrogen and increase the fertility. These microbes are commonly called the biological nitrogen fixer। अब भैया हवा में नाइट्रोजन है, वो हवा में उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और ज़मीन में मिट्टी के अंदर उसे फिक्स कर देते हैं और वो नाइट्रोजन क्या करती है? प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है और आपको अच्छे अच्छे आम, केले, संतरे, सेब खाने को मिलते हैं, ओके। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या था? वही डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जो भी डेड प्लांट हमारे ज़मीन पे गिरते हैं या डेड एनिमल गिरते हैं, वो उन्हें खा पी के ख़त्म करते हैं, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब भैया आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने फ्रेंडली पढ़ लिए जो हमारे लिए यूज़फुल थे, अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल, जो हमें क्या करते हैं? अच्छे से ठोक बजाते हैं जब तक उनका मन नहीं करता है। Microorganisms are harmful in a many ways. Some of the microorganisms cause the disease in a human being, plant and animal। हाँ भैया, वो ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, सबके अंदर क्या करते हैं? बीमारियां भर देते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द पैथोजेंस। अब वो होते हैं पैथोजन, ठीक है। अब ये नया नया दुश्मन आ गया, पैथोजन। वैसे तो सदियों से है लेकिन आपके लिए नया है। देखो, सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल द फूड, क्लॉथ एंड लेदर। अब जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं, आपके घर में खाना बना है, अगर आप कुछ बच जाता है और अगले दिन आप मॉर्निंग में नहीं खा पाते तो दोपहर तक खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आपके कपड़े होते हैं, आप देखें जैसे जैसे कपड़े पुराने होते हैं वो भी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं कुछ कपड़े, ठीक है। लेदर के जो कपड़े होते हैं मोस्टली ख़राब हो जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से ही होते हैं।
पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज अ डिजीज। पैथोजन किसी भी तरीके का कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि बीमारियों को पैदा करता है। एक आम भाषा में बताता हूँ, सपोज कीजिए आप एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? आपका पसीना, आपका टॉयलेट, ठीक है, आपका स्टूल, आपका बाथरूम। ऐसे ही पैथोजन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, देखो, वे जो पैथोजन होते हैं, दे एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हम सांस लेते हैं अंदर घुस जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, हम पानी पीते हैं अंदर घुस जाते हैं। और द फूड वी ईट, हम गंदा खाना खाते हैं ना, सड़कों से ले लेके स्ट्रीट फूड, या घर से बाहर से जाके मोमोज खाया ना, बर्गर खाया ना, चाउमीन खाया ना, कुछ भी गंदी सी चीज़ घर के बाहर से हम खाया है, तो भैया हमारे अंदर क्या आते हैं? पैथोजन घुस जाते हैं। और हमें क्या करते हैं? वो ढाकी टिकी ऑगी एंड कॉकरोचेस में देखना कितनी बार होती है ढाकी टिकी। दे कैन ऑल्सो get transmitted by the direct contact with the infected person और कैरी बाय द एनिमल। भैया कुछ हम में से होते हैं दलेर आदमी, जट वो होते हैं ना, जट यमला पगला दीवाना जैसे, जाके किसी को भी गले मिल लेना। अब सोचो किसी को कोरोना हो रखा है, आप उसे गले मिल के कोई नहीं बच्चे तो ठीक हो जाएगा, तो आपको नहीं होगा क्या? वो उसमें से उतर के आप में अंदर आ जाएगा। तो भैया ये कम्युनिकेशन से, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं, एक से दूसरे में ट्रैवल करते हैं। आप किसी इन्फेक्टेड एनिमल को भी हाथ लगाओगे, उसको कोई जान बीमारी हो रखी है, तो वो आपकी स्किन पे आ जाएगी और आपको भी कोई ना कोई स्किन डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो भैया सावधानी बरतें, अपनी ज़िंदगी बचाएं। अब देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। माइक्रोबाइल डिसीज़ दैट can spread from an infected person to the healthy person through air, water, food और फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड है कम्युनिकेबल डिसीज। तो भैया हवा से, पानी से, किसी को टच करने से, किसी भी तरीके से जो एक जगह से दूसरे आदमी को फैलती हैं बीमारियां, उसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये सारी की सारी क्या है? माइक्रो, ये सारे की सारी एक्टिविटी बीमारियां आपकी फैलने से होती हैं, यानी कि आपकी ये टच से भी हो जाती हैं, एक दूसरे को टच करने से। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीजिंग, कॉमन कोल्ड स्नीजिंग क्या होता है? आछी, ठीक है, छींक मारना। फाइन ड्रॉपलेट्स, फाइन या यानी कि बहुत ही छोटी छोटी बूंदें, ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ द वायरस आर स्प्रेड इनटू एयर। जब भी आप छींक मारते हो तो थाउजेंड्स छोटी छोटी बूंदें आपकी नाक में से निकलती हैं और पूरे आसपास 6-7 फीट तक फैल जाती हैं। अब जहाँ जहाँ ये जाके गिरेंगी, वहाँ वहाँ ये क्या करेंगी? बीमारी फैलाएंगी। समझ आ गया? तो जब भी छींकते हैं तो मुंह पे क्या रखें? नाक पे ऊपर हैंकी रखें, और उस हैंकी को जाके घर पे मम्मी से धुलवा लें, या घर के बाहर ही फेंक दें, नया हैंकी ले लें, ठीक है, क्योंकि बीमारी फैलेगी आपके साथ। दिस वायरस में भी एंटर इनटू द हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग कॉजिंग और इन्फेक्शन। अब यही जो आपने छींका था, अब ये बूंदें निकली, ये जाके किसी के अंदर घुस जाएंगी और उसको अच्छी तरीके से बेड के ऊपर लेटा देंगी, और फिर टीके घुसेंगे उसके अंदर, ठाई ठाई ठाई, है ना। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच कैन कैरीज अ डिजीज कॉजिंग अ माइक्रोब्स। अब आप कहेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जानवर कैसे किसी को इन्फेक्ट कर सकता है? कोई मक्खी कीड़ा कैसे कर सकता है? भैया करते हैं। मक्खी क्या होती है? हाउस फ्लाई, उड़ती रहती है, ठीक है। वो जाके गंदगी के ऊपर बैठती है, गार्बेज के ऊपर बैठती है, पॉटी के ऊपर बैठती है, उसके पैरों में पॉटी लग जाती है, वो उठ के आती है वहाँ से, वो आपके खाने के ऊपर बैठ गई, आपने उड़ा दी, चाय में मक्खी गिरी, निकाल के फेंक दी, चाय पी ली, हट, क्या होगा देखी जाएगी। ओ पता नहीं कितनी गंदगी लगी थी उस मक्खी के ऊपर जो कि आप पी गए। समझ गए हो? तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट एस्क्रीटा। एस्क्रीटा क्या होता है? एनिमल्स का, यानी कि एनिमल्स की पॉटी के ऊपर। आपकी पॉटी तो फ्लश आउट हो जाती है ना, एनिमल्स की थोड़ी ना होती है, वो तो सड़क पे पड़ी रहती है, तो वो जाके एनिमल्स की पॉटी पे बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी। अब वेस्ट था वो, एनिमल्स का वेस्ट ही था, और पैथोजन्स उसको पैरों में चिपक जाते हैं, किसके? मक्खी के। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब भी एक अनकवर्ड फूड क्या होता है? जो ढका नहीं हुआ, खुला पड़ा है एनवायरनमेंट में, दे में, और उसके पैरों से क्या होता है? वो सारे के सारे पैथोजन उस फूड के ऊपर चिपक जाते हैं। हाउएवर ईट द कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड यानी कि गंदा खाना, जो वो गंदा खाना हो चुका है, फूड इज लाइकली टू गेट सिक। अब जब भी आप कंटेमिनेटेड फूड खाओगे तो आप जाहिर सी बात है बीमारी पड़ोगे भैया, और तो कुछ होने से रहा, बीमार हो जाओगे, और टीके फिर आपके लगेंगे। खाओ बाहर का खाना, मैं कौन सा मना करता हूँ। मम्मी को पता चलेगा ना तो आप पिटाई हो जाएगी आपकी। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड अनकवर्ड, ओ सॉरी कवर्ड, अनकवर्ड नहीं रखना, फूड हमेशा ढक के ही रखना है।
अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ द फूड, हमेशा हमें अवॉइड करनी चाहिए जो खुला खाना है ना, अनकवर्ड फूड है, कभी नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जांपल ऑफ कैरिंग अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज क्या होता है यार, मच्छर होता है ये, और फीमेल होती है और ये उड़ती है आके हमें काट लेती है और हमें क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। फीमेल एडीज मॉस्किटो कैरियर अ डेंगी वायरस। अच्छा देखो, दो होते हैं, एक मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है और एक मच्छर के काटने से हमें डेंगी होता है। तो मलेरिया किसके काटने से होता है बताइए, फीमेल एनोफेलीज, और डेंगी किसके काटने से होता है, फीमेल एडीज। ओके, देखिए हम पढ़ेंगे कैरियर। कैरियर क्या होता है, जिसके जरिए हमारे को इन्फेक्शन होती है, जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर घुसता है। कैरियर इज अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म विच इन्फेक्ट with a infectious disease agent but display no symptoms of it। भैया देखो, कैरियर वो होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर वो डिजीज़ हो, लेकिन वो हमें नज़र ना आए और उसे भी नहीं पता कि उसके अंदर है वो डिजीज़ या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ईजिली समझ आ जाएगा, जब कोरोना हुआ था तो सामने वाला हमें एकदम अच्छा दिखता था और पता ही नहीं था उसे कोरोना है भी कि नहीं भी, वो नॉर्मल घूम फिर ही तो रहा था। वो तो बहुत बाद में जाके पता चलता था भाई ये कोरोना पॉजिटिव है, जब वो टेस्ट करवाता था। तो वो कैरियर था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके उसने वायरस को छोड़ दिया। समझ आ गया ना आप सबके? दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन सिंस दे ऑलरेडी हैव अ पैथोजन इनसाइड द बॉडी। अब उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोरोना है। भाई मुझे भी हुआ था कोरोना, आई एम योर टीचर, और मुझे भी कोरोना हुआ था। और जब जब मुझे पता चला कोरोना हुआ, तो वो पता नहीं कौन सी स्टेज थी और पिछले कितने दिनों से मुझे कोरोना था, आई डोंट नो। तो आई ऑल्सो एक्ट एज अ कैरियर। ओके, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, आप देखिए भी कौन कौन से डिजीज़ है, कौन कौन सा इनका कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इनकी प्रिवेंशन क्या है। मैं आपको सबसे ऊपर वाला समझा देता हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। अब देखो, ह्यूमन डिजीज़ कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी, जिसमें आदमी खांसता रहता है और उसकी छाती से खून तक निकलता है मुंह के जरिए, ठीक है। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, भैया ये बैक्टीरिया की तरफ वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हवा, हवा में उड़ते हैं इसके जीवाणु, इसके जो ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो बैक्टीरिया, ये हवा में उड़ता है। और प्रिवेंशन क्या है, कीप द पेशेंट इन ए कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द मतलब उसे कहाँ रखना है, आइसोलेशन में रखना है। कीप द पेशेंट इन ए कंप्लीट आइसोलेशन यानी कि उसके पास कोई ना जाए, वो एक ऐसे कमरे में पड़ा रहे जहाँ से कि वो बाहर ना निकले, उसे खाना देते रहो कि उसकी बीमारी फैले ना। अब बाकी सारी आप खुद पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब देखो बेटा, हमने ह्यूमंस के पढ़ लिए, तो ये भी हमारा ही फर्ज बनता है कि भाई अब हम जानवरों के बारे में भी पढ़ लें थोड़ा सा। बस जल्दी हम लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, अब तक बहुत थोड़ा सा रह गया है। Several microorganisms not only cause disease in a human and plant, but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and a cattle disease. अब बेटा एंथ्रेक्स क्या है? भैया कहने में तो ये जानवरों की बीमारी है, लेकिन ये इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। इस जिसको हो जाए 99% है कि उसकी डेथ कंफर्म ही है एक तरीके से, क्योंकि इसका इलाज भी टाइम पे हो नहीं पाता। तो देखो, cattle disease caused by the bacterium, food and mouth disease cattle caused by the virus। अब देखो, रॉबर्ट कॉच का 1876 में डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉज द एंथ्रेक्स डिजीज। ठीक है, इसके बारे में इतना ही आएगा आपको एंथ्रेक्स के बारे में, तो आप लिख दीजिएगा। डिजीज कॉजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म cause disease in plant like wheat, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple, and other. These diseases reduce the yield of the crop and they can control by the using a certain chemical which kill the microbes। अब ये देखो, ये डिजीज़ होते हैं जो मोस्टली हमारी खेती जो लोग करते हैं ना, फार्मर्स, उनको फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। अब वो क्या कहते हैं, वहाँ पे अपने केमिकल छिड़कते हैं जिनसे कि ये डिजीज़ होने से रुक जाते हैं और जो हमारे पेड़ पौधे हैं ये बच जाते हैं। नहीं तो अगर ये डिजीज़ फैलेंगे तो वो सारे पेड़ पौधे ख़राब हो जाएंगे और हमें खाने को फल फ्रूट कुछ नहीं मिलेगा और किसान का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास चीज़ नहीं होगी मार्केट में बेचने के लिए, तो वो बेचारा गरीब हो जाएगा, है ना। वैसे किसान गरीब नहीं है, हमारे देश का किसान बहुत ही ज़्यादा समर्थ है, अमीर है, लेकिन बेचारे को लॉस तो हो जाएगा ना, और हमें खाने को नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी में लॉस हो जाएगा। तो सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेटा खुद ही देख लेना, ये सारे का सारा चार्ट आपको अवेलेबल है। हम फूड पॉइजनिंग पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
फूड पॉइज़निंग क्या होता है, जब हम गंदा खाना खा लेते हैं और हमारे पेट में जाके इरिटेशन होती है और हमें वॉमिटिंग्स एंड लूज़ मोशंस लग जाते हैं, ठीक है? डायरिया हो जाता है उस वक़्त हमें एक तरीके से। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। अक्सर कुछ बच्चों को हुआ भी होगा बचपन में। The disease caused due to the presence of the large number of the microorganism in a food or due to the presence of toxic substance in a food found by the action of the microorganisms is called a poisonous। ठीक है, इस called a food poisoning। यानी कि वो गंदा खाना जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और हमने वो खा लिया और वो अंदर जाके क्या करेंगे, फूड पॉइजनिंग करेंगे। यानी कि पॉइजनस फूड नहीं, गंदा फूड खा लिया उसकी वजह से हो गया ये। ठीक है, मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं फूड पॉइजनिंग के? आपको उल्टी आती है, आप बाहर से गंदा खाना खाया है और घर में आके रात को 1 डेढ़ बजे मम्मा उल्टी आ रही, उल्टी आ रही, उल्टी कर दी। डायरिया, लूज़ मोशन लग गए, पॉटी जा रहे हो बार-बार। पेन इन एब्डोमेन, पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, ठीक है? हेडेक होना, सिर चकराना, सिर में दर्द और सुबह तक हो जाता है बुखार, जिसे कहते हैं फ़ीवर। क्लियर है? तो बाहर का खाना मत खाना अगर ये दिक्कत नहीं देखनी। और ये दिक्कत होगी तो क्या लगेगी? इंजेक्शन लगेगी। कहाँ लगेगी? आपको पता है कहाँ लगेगी? कमेंट बॉक्स में मत बताना कहाँ लगेगी, ठीक है? फूड प्रिजर्वेशंस, अब भैया फूड खराब ना हो, वो फूड पॉइजनिंग ना हो जिसे खा के, तो फूड को प्रिजर्व करना है, उसे कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। उसमें क्या होता है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, ये हमारे फूड को खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट अ बैड स्मेल, इमिट का मतलब छोड़ना। अब जैसे कि गंदा फूड होता है ना, आप कभी इसे स्मेल करेंगे इसमें गंदी स्मेल आएगी, ठीक है? एंड हैज़ ए बैड टेस्ट, चेंज कलर, और उसका टेस्ट भी गंदा होगा, खट्टा-खट्टा सा, अजीब-सा, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन सा, गंदा-सा हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और भैया जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने के ऊपर पैदा हो जाते हैं ना, ये हमारे खाने को तो गंदा करते ही हैं, ये कुछ ऐसा लिक्विड भी छोड़ते हैं जो कि पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस काजिंग अ सीरियस इलनेस, और यही हमारे खाने को जहरीला पॉइजनस बना देता है, जो कि हमें कई तरीके की बीमारियां कर देता है, एंड इवन डेथ। गंदा खाना खाने से डेथ भी हो जाती है, ये भी मैं आपसे बताता हूँ, लिखा है आपकी बुक में, देख लीजिए। सो वी हैव टू प्रिजर्व फ्रॉम फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, तो हमें अपने खाने को प्रिजर्व करना चाहिए कि वो स्पॉइल, गंदा ना हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से खराब ना हो जाए। कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, केमिकल मेथड, भैया केमिकल से कर सकते हैं। क्या केमिकल है? साल्ट एंड ईडेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज फॉर चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो कॉमन से साल्ट होते हैं, कुछ नमक होता है, जैसे हमारा कॉमन साल्ट नमक है, नमक भी एक प्रिजर्वेटिव ही है, ठीक है? कैसे प्रिजर्वेटिव आगे पढ़ेंगे, पिकल्स में हम उसे यूज़ करते हैं। वी एड साल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू द पिकल, देखो आई गया। हम क्या करते हैं कि कुछ अचार में अक्सर नमक डाल देते हैं, वो जो नमक होता है ना, ये एक्टिविटी नहीं होने देता माइक्रोबाइल्स की, यानी कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को किल करता है जो नमक होता है। इसलिए हर अचार में नमक डाला जाता है और भरपूर मात्रा में डाला जाता है। हमारे पंजाब में तो भर देते हैं नमक को ऊपर तक, इसीलिए सारे गुस्से में रहते हैं। तो देखिए, पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोबाइल्स, यानी सोडियम बेंजुएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमनली प्रिजर्वेटिव। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम एंड स्कैश टू चेक द स्पॉइलेज। तो देखो, यही जो सोडियम बेंजुएट है एंड सोडियम मेटा सल्फाइड है, यही हमारे जैम्स में, स्कैश में, हर जगह पे इसे यूज़ किया जाता है कि हमारा खाना खराब ना हो। प्रिजर्वेटिव बाय द कॉमन साल्ट, अब भैया कॉमन साल्ट यानी कि नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, अब उसकी बात हो रही है, ठीक है? देखिए अब क्या होता है ये। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज इन अ प्रिजर्वेटिव मीट एंड अ फिश फॉर एजिस, बड़ी एजिस का मतलब बहुत टाइम से ये यूज़ होता आ रहा है, ठीक है? नमक जो है, मीट एंड अ फिश आर कवर्ड विद अ ड्राई साल्ट एंड चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस एंड टर्माइड। भैया देखो, ये नमक ही है जो मछलियों और ड्राई मछली इन सब के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे कि वो गले सड़े ना। एंड आंवला जो होता है बेटा, ये भी उसी काम में आता है, जैसे सूखा आंवला होता है ना, सबके घरों में सूखा आम होता है, कच्चे और टर्माइड यानी कि जो हल्दी होती है, हल्दी की गांठें, वो भी नमक की हेल्प से ही बचाई जाती हैं, ठीक है? तो भैया आगे देखेंगे हम, प्रिवेंशन बाय द शुगर। अब देखिए, जेलीज, जैम, स्क्वैशेज आर प्रिवेंट बाय द शुगर। शुगर रिप्रोड्यूस अ मॉइस्चर कंटेंट which inhibits the growth of the bacteria which spoil the food. Preservation by the oils and the vinegar, अब यहाँ पे विनेगर एंड ऑयल यूज़ होता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अब भैया हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हम क्या होता है ये,
हमारे घर में फ्रिज है, उसमें हम रख देते हैं तो वो ठंडा रहता है, ठंडे उसमें क्या होता है, जल्दी से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ही नहीं होता। तो इसमें एक टर्म आती है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या है, बॉइलिंग है, यानी जैसे हमारे घर में दूध आता है हम उसे बॉयल करते हैं, उसे पास्चुराइज करते हैं। दिस प्रोसेस इन अ मिल्क heated about 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड सडनली चिल्ड टू स्टोर, यानी कि पहले दूध को एकदम गर्म किया जाएगा और उसके बाद एकदम ठंडा किया जाएगा। इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को करने से क्या होता है कि हमारे जो दूध होता है वो ख़राब नहीं होता, खट्टा नहीं होता। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, भैया कई कई तरीक़ों से स्टोरेज एंड पैकेजिंग की जाती है। एयर टाइट पैकेजिंग की जाती है जहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, ये हमारी अर्थ में जाता है, ज़मीन में, और नाइट्रोजन की फिक्सेशन वहाँ पे करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन होने की वजह से क्या होता है कि रूट्स अच्छे से डेवलप होती है। अब देखिए यहाँ पे प्लांट की रूट्स हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अच्छे से डेवलप होंगी। इनके अंदर नोड्यूल्स होती हैं, नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं राइजोबियम, और यही करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये नीचे चार्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ कि नाइट्रोजन कहाँ है बेटा, ऊपर आसमान में है। फिर ये लाइटनिंग फिक्सेस द नाइट्रोजन, और इधर देखिए नाइट्रोजन फिक्स द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारा एक प्रोसेस है, ये सारा ज़मीन में चला जाता है और ज़मीन से ये प्लांट में। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। नीचे ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए और आंसर डू योरसेल्फ। जल्द ही मैं आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसकी एग्जांपल्स भी लेके आऊँगा और आपको सारे के सारे समझाऊँगा। अगर आपको अभी तक इस चैप्टर में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर डेफिनेटली दूँगा। और जल्द ही मैं आपको अगले चैप्टर की वीडियो भी डालूँगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप फ्री टू कॉल हैं, ठीक है बच्चों? अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को इधर-उधर फैला दीजिए। आपको यहाँ पे सारा कंटेंट मिलेगा 12th तक की मैथ, साइंस का आपको सारा कंटेंट इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। और आपको ये पीडीएफ कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगी और इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों? और टेक केयर, गुड नाइट।